जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द हिस्ट्री बफ पर। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10 की ज्योग्राफी का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि ये चैप्टर किस बारे में है। देखो, अगर बात की जाए इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर जो हमें बताता है कि हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स हो, उन सभी रिसोर्सेज का सही से यूज करना, ताकि प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ में हमारी जो आने वाली जो जनरेशन होगी, उन सभी का सही से डेवलपमेंट हो सके। और उनके डेवलपमेंट के साथ साथ में जो भी रिसोर्सेज है ना, उन रिसोर्सेज का भी सही से डेवलपमेंट हो सके। यही इस चैप्टर के बारे में मुख्य बात है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो, इस चैप्टर के बारे में हमें आगे पढ़ने से पहले, जानने से पहले, हमें इस चैप्टर का ओवरव्यू देखना पड़ेगा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक है जो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ना है? रिसोर्स की मीनिंग के बारे में। अब देखो, रिसोर्स की मीनिंग का मतलब ये है कि जो रिसोर्स जो है, हम किन चीजों को रिसोर्स बोलें, तो किस बेस पर हम लोग किसी चीज को रिसोर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिसोर्स की मीनिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि ह्यूमन रिलेशन विथ रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज का हम ह्यूमन के साथ में रिलेशन कैसे होता है, यानी कि उन रिसोर्सेज का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स, कौन कौन से रिसोर्स होते हैं, कितने तरीके के रिसोर्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स एंड वाई, यानी कि जो रिसोर्स है उनका डेवलपमेंट करना जरूरी क्यों होता है। ठीक है ना, ऐसे उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, समस्याएं क्या 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 समस्याएं होती है जिसकी वजह से हमें उसको डेवलपमेंट करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो ये वाली बात हम लोग इस वाली हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। अगली जो बात है हमारी, अगली बात हमारी कौन सी? हाउ टू डेवलप रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्स हैं उनको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। देखो, ऊपर वाली हेडिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि जो रिसोर्स उनको डेवलपमेंट करना जरूरी है, लेकिन क्यों। ठीक है ना, लेकिन नीचे वाली हेडिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो रिसोर्स है उनका डेवलपमेंट हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगली जो हमारी हेडिंग है, अगली हमारी हेडिंग कौन सी है? रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस था, ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, क्यों हुआ था, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके लिए क्या डिसीजन लिया गया है ना, क्या प्लानिंग की गई, सारी बातें हम लोग इस वाली हेडिंग के अंदर जानेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग हमारी कौन सी है? रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। देखो, इस वाली हेडिंग के अंदर हमें जानना है कि जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स की प्लानिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। और जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में जो रिसोर्सेज है ना, वो क्या है, वो क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। सभी जगह पर अलग अलग प्रकार के जो हमें रिसोर्स देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है ना। तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रिसोर्सेज है उनका प्लानिंग करके उसको किस तरीके से हम लोग सभी लोगों तक रिसोर्स पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वाले हेडिंग में हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर ये भी जानेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया में किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अगली हेडिंग कौन सी है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में, कि जो रिसोर्स है, देखो उसको नुकसान भी हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा रही है, सड़कें बना रही है ना। और क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने की वजह से पोल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना। तो अब इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे जो रिसोर्सेज है ना, उनको नुकसान हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है ना। तो अब देखो, रिसोर्स जो है उनको अगर नुकसान हो रहा है तो उनको हमें बचाना भी तो पड़ेगा, उनको कंजर्व भी करना पड़ेगा। तो हम रिसोर्स को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, इसमें कुछ तरीके इसके अंदर आपको बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद अगली हमारी हेडिंग कौन सी है? लैंड रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, यानी कि लैंड रिसोर्स क्या होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में किस तरीके से है। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब इसके अंदर ये है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो जमीनें हैं, तो उस जमीन में कितने परसेंट जमीन पर हमारे प्लेट्यू देखने को मिलता है, कितने परसेंट जमीन पर हमें यहाँ पर सरफेस एरिया यानी कि प्लेन एरिया देखने को मिलता है, और इसके अलावा कितनी ऐसी इतने परसेंट जमीन है जहां पर हमें माउंटेन एरिया यानी कि हिली एरिया देखने को मिलता है। वो बातें हम लोग इस वाले इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना, इस चैप्टर के अंदर हमें मुख्य रूप से दो अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर हम लोगों को लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, और दूसरा हमें यहाँ पर इसके अंदर सोइल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। ये दो मेन रिसोर्स तो है ही, लेकिन इनके अलावा हमने जो इससे पहले जो हमने जाना था, उसके अंदर हमें ओवरऑल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताया गया था। ठीक है। आगे इसके अलावा अगर हम देखें तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो कौन सी है? लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में।
कि भारत में जो जमीनें हैं उस जमीन का यूज किस किस काम में हो रहा है। फॉरेस्ट के रूप में हो रहा है, एग्रीकल्चर के रूप में हो रहा है, या फिर रोड बनाने के लिए हो रहा है ना। तो किस किस तरीके से किस किस रूप में भारत के अंदर जमीनों का यूज हो रहा है, वो वाली बात हमें इसके अंदर बताई गई है। ठीक है ना। अगली जो हमारी हेडिंग है, अगली हमारी हेडिंग का नाम क्या है, लैंड यूज पैटर्न। देखो इंडिया में जो जमीनें हैं वो जमीनें 100% है। अब उस 100% जमीनों में से कितने परसेंट जमीनों का हम लोगों ने मेजरमेंट कर लिया है, यानी कि उसको हमने माप लिया है। और ऐसे कितने परसेंट जमीन जिसको अभी तक हम लोग मेजर नहीं कर पाए हैं। ठीक है। इसके अलावा इंडिया का टोटल सरफेस एरिया कितना है, ये सारी बातें हम लोग इस लैंड यूज पैटर्न के अंदर हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगली हमारी हेडिंग कौन सी, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, यानी कि जमीन के नुकसान के बारे में। जो जमीनें हैं भाई, जमीनों का बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन जो होता है, जमीनों को जो नुकसान हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है जमीनों के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या आएगी भाई, जमीन अनफर्टाइल हो जाएगी, जमीन बेकार हो जाएगी, जमीन किसी काम की रहेगी नहीं। तो जमीन की जो भी प्रॉब्लम है उसके कौन कौन से कारण है ना। और उन कारणों के अलावा जमीन को हम लोग किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसका सजेशन क्या क्या है। ठीक है ना। ये सुझाव के बारे में और कारणों के बारे में हमें इस वाली हेडिंग के अंदर जानना है। उसके अलावा हमारा अगला रिसोर्स कौन सा है, सोइल रिसोर्स के बारे में। देखो सोइल रिसोर्स क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, है ना। और किस तरीके से जो सोइल होती है वो अलग अलग बायोटिक जितने भी होते हैं, जीव जो होते हैं, उन जीवों के लिए कैसे उपयोगी होती है ये सोइल। इसके बारे में हम लोग इस वाली हेडिंग के अंदर समझेंगे। उसके बाद अगली हमारी हेडिंग कौन सी, टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में, यानी कि मिट्टी के प्रकारों के बारे में। देखो मुख्य रूप से हमें इंडिया के अंदर 6 प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब वो 6 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी होती है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। और किस मिट्टी के अंदर कौन कौन से चीजों को उगाया जाता है, कौन कौन सी क्रॉप लगाई जाती है, ये वाली बात हम लोग इसके अंदर देखेंगे। और हम आपको बताऊं, आपके जो पेपर में मैप आता है ना, वो मैप भी आपका इसी वाली हेडिंग से मैप आता है आपका। ठीक है। इसके अलावा लास्ट हमारी हेडिंग कौन सी होगी, सोइल इरोजन के बारे में और कंजर्वेशन के बारे में। सोइल इरोजन का मतलब होता है कि जो जमीन जो होती है ना, मिट्टी जो होती है, मिट्टी का अनफर्टाइल हो जाना, यानी कि मिट्टी का बेकार हो जाना। ठीक है ना। तो जो मिट्टी बेकार होती है, मिट्टी का बेकार होना किस तरीके से होता है, क्यों होता है, इसके कौन कौन से कारण रहे हैं। और इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ सोइल, यानी कि मिट्टी को हम लोग किस तरीके से उसका कंजर्व कर सकते हैं। देखो यहाँ जो हमने ऊपर देखा था ना, लैंड डिग्रेडेशन, ये वाली हेडिंग और सोइल इरोजन वाली जो हेडिंग है, ये काफी हद तक सेम है। ठीक है। चलिए अब चैप्टर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली हेडिंग है रिसोर्स मीनिंग। देखो रिसोर्स मीनिंग का मतलब होता है कि हर वो चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो और वो चीज हम इंसानों के लिए क्या हो, यूजफुल हो, और उस चीज तक क्या हो कि हम लोग तकनीक के माध्यम से पहुंच सकें, यानी कि टेक्निकल क्या हो, एक्सेसिबल हो। ठीक है ना। इसके अलावा क्या हो कि उस चीज का इकोनॉमिक फेसिबल हो, यानी कि जो चीज है हमारे एनवायरनमेंट में उसका हमें लाभ भी हो, फायदा भी हो। ठीक है ना। और क्या हो कि वो जो चीज है उस चीज का कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, यानी कि समाज में, सोसाइटी में सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, उस चीज से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तभी उस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर, फॉरेस्ट, सोइल, एयर, लैंड एक्सेट्रा, ये सभी चीज क्या है, ये सभी चीज रिसोर्स हैं। क्योंकि देखो इन सभी चीजों तक हम लोग क्या है कि तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंच सकते हैं इन चीजों तक हम लोग। और समाज में, सोसाइटी में सभी लोग इन सभी चीजों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। इसीलिए इन सभी चीजों को क्या बोला गया है, रिसोर्स बोला गया है। ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो जो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्स अवेलेबल होता है, उस रिसोर्स से हम ह्यूमन किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। तो वो चीज दो इसके अंदर बताई हुई हमें। पहली बात, पहले वाले बॉक्स के अंदर हमें बताया गया है क्या, कि जो नेचर होता है, ये नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये पहली वाली बात बताई गई इसके अंदर। दूसरी वाली बात इसके अंदर हमें बताया गया है क्या, कि इन तीनों के सेंटर में कौन होता है, इन तीनों के सेंटर में होता है ह्यूमन। देखो ह्यूमन क्या करता है, देखो ह्यूमन क्या करता है कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद ह्यूमन क्या करता है कि इस नेचर से जो भी रिसोर्स होते हैं ना, उनका यूज करता है। और उस रिसोर्सेज का यूज करके ह्यूमन क्या करता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाता है और अपना डेवलपमेंट करता है। तो इस तरीके से ह्यूमन क्या है कि ह्यूमन हमारे नेचर से जो भी रिसोर्स मिलते हैं ना, उनसे जुड़ा हुआ होता है और उनका यूज करता है। ठीक है ना। चलते हैं आगे की तरफ।
अब इस वाली हेडिंग के अंदर हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में बताया गया है। अब देखो, जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स को हम लोग 4 अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला यहाँ पर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो रिसोर्स होते हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि अधिकार के आधार पर, कि अधिकार कैसा अधिकार है, ठीक है ना। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टेबिलिटी, यानी कि समाप्ति के आधार पर, कि जो रिसोर्स हैं वो कैसे खत्म होने वाले, समाप्त होने वाले हैं या नहीं है, ठीक है ना। उसके आधार पर भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। अगला हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की स्थिति के आधार पर, कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं देश के अंदर, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उनका स्टेटस क्या है, ठीक है ना। वो इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार से हम लोग क्लासिफाई करते हैं रिसोर्स को। अब बात कर लेते हैं पहले वाले पार्ट की। पहला हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब देखो, ओरिजिन के बेस पर हम लोग जो रिसोर्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले वाले पार्ट का नाम क्या है, बायोटिक। देखो, बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर लाइफ होती है, इनके अंदर लाइफ होती है। ये ऐसे रिसोर्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ट्री, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन और फिश। ये सभी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट हैं, और इनके अंदर लाइफ होती है, जान होती है ना। तो ये सभी कैसे रिसोर्स हैं, ये बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा हमारा कौन सा है, एबायोटिक रिसोर्स। अब देखो, एबायोटिक रिसोर्स ये वो रिसोर्स होते हैं, ये भी हमारे एनवायरमेंट में, ये भी हमारे बायोस्फीयर में कहते हैं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर लाइफ नहीं होती, इनके अंदर जान नहीं होती है। जैसे कि रॉक्स, जैसे कि रॉक्स है ना, ये रहा रॉक्स हो गया, वाटर हो गया, सोइल हो गया, मेटल हो गया, ठीक है ना। ये सभी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट तो हैं, लेकिन इनके अंदर लाइफ नहीं होती है, ठीक है ना। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देखो, ओनरशिप के बेस पर हम लोग रिसोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले वाले पार्ट का नाम क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। देखो, इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसके ऊपर किसी एक पर्सन का या फिर किसी एक कंपनी का अधिकार होता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या, इसके अंदर घर हो गया, कार, फार्म हो गए और बुक्स हो गई। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इंडिविजुअल रिसोर्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनके ऊपर किसी एक पर्सन का अधिकार होता है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा रिसोर्स है, कम्युनिटी रिसोर्स। देखो, इनको बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनके ऊपर 2 या 2 से ज्यादा लोगों का, या फिर 2 या 2 से ज्यादा कंपनी का इनके ऊपर क्या होता है, अधिकार होता है, इनका राइट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क्या, पार्क हो गया, रिवर हो गई, कोई प्लेग्राउंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर किसी एक इंसान का अधिकार नहीं होता है, बल्कि समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी, सभी कम्युनिटी का इसके ऊपर क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। अगला है हमारा क्या, नेशनल रिसोर्स। देखो, नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं कि जो भी चीज हमारे देश के अंदर मौजूद होती है, वो सभी चीज नेशनल रिसोर्स के अंदर आती है, चाहे वो किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो या किसी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो। जो भी चीज हमारे देश के अंदर मौजूद होती है, अवेलेबल होती है, वो सभी चीज नेशनल रिसोर्स के अंदर आती है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, वाटर, वाटर हो गया, ठीक है ना, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, मिनरल्स मिनरल्स हो गए, है ना, और सी हो गया, यानी कि समुद्र हो गया। ये सभी चीज क्या है, ये सभी चीज नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज, सभी चीज, ठीक है ना। इसके अलावा अगला हमारा कौन सा है, इंटरनेशनल रिसोर्स। देखो, इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसके ऊपर किसी एक देश का राइट नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है, बल्कि दुनिया में सभी देशों का इसके ऊपर अधिकार होता है। जैसे कि क्या, एग्जाम्पल के लिए क्या है इसके अंदर, आउटर पार्ट ऑफ एनी इंटरनेशनल ओशियन, यानी कि जो कोई देश होता है ना, किसी भी देश के बाहर की तरफ, कम से कम 200 किलोमीटर बाहर की तरफ जो ओशियन जो होता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। इसके अलावा एग्जाम्पल के लिए और क्या, मतलब और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, अंटार्कटिका हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, यानी कि वायुमंडल हो सकता है, ये रहा वायुमंडल, है ना। और ये क्या है, आउटर पार्ट ऑफ एनी इंटरनेशनल ओशियन, है ना। ये क्या, ये किसके एग्जाम्पल है, ये इंटरनेशनल रिसोर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ।
अगला हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टेबिलिटी, यानी कि समाप्ति के आधार पर, खत्म होने के आधार पर। ठीक है ना। अब इसमें पहला हमारा क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है और रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि इनको दोबारा से बनाया भी जा सकता है, इनको दोबारा से रिन्यू भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क्या, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनको दोबारा से बनाया भी जा सकता है, इनको दोबारा से रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है। ठीक है ना। दूसरा हमारा कौन से है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एक बार अगर खत्म हो गए ना, तो इनको दोबारा से बनाना आसान नहीं होता है, इनको दोबारा बनाने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, यानी कि लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इनको दोबारा से बनाने में। ठीक है ना। और ये ऐसे भी रिसोर्स होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी फैलाते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या, कोयला हो गया, कोयल हो गया, ऑयल हो गया यानी कि तेल हो गया, मेटल हो गया। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, कोई भी नेचुरल गैस। ये ऐसे रिसोर्स हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है। हमारी जो सोसाइटी में, हमारे देश में क्या है कि लिमिटेड है, अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इनको बनाना आसान नहीं होता है, लाखों करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं इनको दोबारा बनाने में। ठीक है ना। अगला हमारा कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो संसाधन हमारे पास हैं, जो भी रिसोर्स हमारे पास हैं, उनका स्टेटस कैसा है डेवलपमेंट के बेस पर। तो देखो चार प्रकार से हमें इसके आधार पर हमें रिसोर्स देखने को मिलते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। देखो पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो किसी देश में होते तो हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में भी होते हैं, किसी भी एरिया के अंदर ये वाले रिसोर्स होते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर भी होते हैं, लेकिन वहां से इस रिसोर्स को निकाला नहीं जा सकता है। क्यों, लेक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी कि तकनीक की कमी की वजह से, या फिर लेक ऑफ मनी की वजह से। भाई अगर किसी इलाके के अंदर पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहां पर जो रिसोर्स है बिना, तो उनको कोई फायदा थोड़ी है। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है, डेवलप रिसोर्स। डेवलप रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी को और उनकी क्वालिटी को पहले ही चेक किया जा चुका है, यानी कि ये किसी देश में, किसी एरिया में कितनी क्वांटिटी में है, उनकी क्वालिटी कैसी है, तो ये सब पहले ही चेक किया जा चुका है। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, आयरन हो गया और रिवर हो गया, मतलब और भी इसके अलावा कई सारे रिसोर्सेज इसके अंदर आ सकते हैं। और ये दो डेवलप रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो किसी देश के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा है, स्टॉक रिसोर्स, यानी कि भंडार संसाधन। अब देखो ये ऐसे रिसोर्स होते हैं, ये भी किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर ये भी सफिशियंट होते हैं, लेकिन इनके लिए क्या होता है कि इनके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती किसी इलाके के अंदर। इनको निकालने के लिए, इन वाले रिसोर्स को निकालने के लिए होते तो हैं ये, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं कि इनको निकाल लिया जाए। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या है, हाइड्रोजन गैस हो गया, इसके अलावा यूरेनियम हो गया। अगर हमें ओशियन के अंदर से, समुद्र के अंदर से, महासागर के अंदर से अगर हमें यूरेनियम निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारे पास है तो अच्छी खासी मात्रा में, सफिशियंट क्वांटिटी में है, लेकिन इनका हम लोग सही से यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, रिजर्व रिसोर्स, यानी कि सिंचित संसाधन। ये रिजर्व रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हमारे पास होते भी हैं और इनको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी, पैसा, सब कुछ हमारे पास होता है, लेकिन ऐसे रिसोर्स को हम लोग रिजर्व करके रखते हैं, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसमें कौन कौन से रिसोर्स आ सकते हैं इसके अंदर, फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, डैम वाटर हो गया, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, एक्सेट्रा। इसमें एक्सेट्रा भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इनके अलावा और भी कई सारे रिसोर्स होते हैं जो इस वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको बचा के रखा जाता है, हालांकि इनको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन इनको आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखा जाता है। ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अगली हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। देखो इस वाली हेडिंग के अंदर हमें जानना है कि जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स जो है, हमें रिसोर्स को डेवलपमेंट करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। ठीक है ना। अब रिसोर्स की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं रिसोर्स की, जिसकी वजह से हमें उसको डेवलप करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना। तो देखो इसमें आगे बताया गया क्या,
सबसे पहले इसके बारे में बताया गया कि रिसोर्स के बारे में, कि जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स हमारी नीड्स को, हम इंसानों की नीड्स को, हमारी जरूरतों को टाइम टू टाइम फुलफिल करते हैं, नो डाउट। लेकिन हम इंसानों ने इन रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया है और उसका हम लोग मिसयूज भी कर रहे हैं रिसोर्स का, जिसकी वजह से क्या है कि जिसकी वजह से हमें समाज में, सोसाइटी में कई प्रकार के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है ना। अब देखो, ये जो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत है, वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है। पहली बात, द बेनिफिट ऑफ ग्रीडी पीपल। देखो, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लालची लोग हैं जो अपने फायदे के लिए क्या करते हैं कि रिसोर्स को ओवर यूज करते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा उसका यूज करते हैं, क्या करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। तो उनके ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारे जो रिसोर्स है वो डे बाय डे कम हो रहे हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें क्या है कि इसीलिए हमें रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत है। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट इसके तरफ हमारा क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, कि हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में जो भी रिसोर्स हैं उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश के अंदर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिसोर्स है ना, कुछ 1% लोगों के हाथ में, यानी कि मुश्किल से मुश्किल 5-6% लोगों के पास में बहुत सारा रिसोर्स है हमारे देश के अंदर, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स सही से है भी नहीं। तो इसकी वजह से हमारे सोसाइटी में एक गैप बन जाता है, यानी कि एक अंतर बन जाता है किसके बीच में, अमीर लोगों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में। इससे अमीर जो है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर होते हुए चले जा रहे हैं, और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब होते हुए बहुत ज्यादा गरीब होते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है ना। ये रहे अमीर और ये रहे गरीब। ठीक है। इसीलिए क्या है कि इसीलिए हमें रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत है। ये दूसरी हेडिंग हो गई हमारी। तीसरा हमारा क्या है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। रिसोर्स का मिसयूज करने की वजह से, ओवर यूज करने की वजह से क्या है कि हमें हमारे देश के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर हमें कई सारे इकोलॉजिकल क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला इसके अंदर हमारा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि देश का, अर्थ का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना। जितना उसकी क्षमता है ना, जितनी उसकी कैपेसिटी है अर्थ की गर्म होने की, उससे भी ज्यादा गर्म हो जाना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है भाई, हम रिसोर्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। इसीलिए क्या है कि जो हमारा ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है, वो बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा हमारा क्या है, ओजोन डिप्लेशन। यानी कि क्या है कि हम लोग जो रिसोर्स को मिसयूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं और जंगलों को काट रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे ये हो रहा है कि जो सन से सनलाइट जो आती है ना, वो सनलाइट हमारे अर्थ पे डायरेक्ट आ जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि देखो, हमारे अर्थ के ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे ना, तो एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर अर्थ के जो सन की जो सनलाइट जो होती है ना, उसको हमारे अर्थ पे डायरेक्ट आने से रोकती है। लेकिन हम जिस प्रकार से रिसोर्स का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, रिसोर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उससे सन की सनलाइट जो है ना, वो उस मतलब ओजोन लेयर को फाड़कर अंदर की तरफ आ जा रही है। क्यों भाई, रिसोर्स को ज्यादा यूज करने की वजह से, पोल्यूशन ज्यादा फैलाने की वजह से ये जो ओजोन लेयर है ना, ये धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। ठीक है ना। अगला क्या है हमारा, पोल्यूशन। भाई, पेड़ पौधों को ज्यादा काटने की वजह से, ज्यादा फैक्ट्रीज लगाने की वजह से, है ना, गंदगी ज्यादा फैलाने की वजह से क्या हो रहा है कि हमें बहुत सारा पोल्यूशन भी होता हुआ दिखाई देता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है, इकोलॉजिकल क्राइसिस है ये। अगला हमारा क्या इसके अंदर, लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जमीन का अनफर्टाइल हो जाना, जमीन का फट जाना, बेकार हो जाना जमीन का। ठीक है ना। तो ये भी क्या है कि ये भी रिसोर्स का अंधाधुंध उपयोग करने की वजह से और रिसोर्स का मिसयूज करने की वजह से, पेड़ों को काटने की वजह से, इन सभी की वजह से क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। तो इन सभी की वजह से क्या है कि हमें रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि अगर हमें रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत है, तो हम रिसोर्स को डेवलप कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डेवलप रिसोर्स। तो इसके लिए एक टर्म आया क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पहुंचने विकास। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जो प्रेजेंट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है ना, उसका भी डेवलपमेंट किया जा सके, बिना किसी नुकसान पहुंचाए किसको, एनवायरमेंट को। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जो प्रेजेंट
जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है ना, उसका भी सही से डेवलपमेंट किया जा सके विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट, यानी कि बिना एनवायरमेंट को, बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए हुए। इसी को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वर्ड कहां से ड्राइव हुआ, इसका आइडिया कहां से आया जो हम इसकी बात कर रहे हैं? तो इसका आइडिया कहां से आता है? इसका आइडिया आता है कहां से? रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस से आता है, जो कि 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहां हुआ था ये रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ये क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 1992 में हुआ था। कहां पर? ब्राजील के शहर के अंदर। ठीक है ना? तो थोड़ा सा देखो इसके बारे में बताया हुआ है क्या कि रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस क्या है, इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया और कितने देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। पहली बात देखो, ये कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, यहाँ पर ये इसको हेल्ड किया गया था, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको आयोजित किया गया था इस वाले कॉन्फ्रेंस को। पहली बात। दूसरी बात, ये जो समिट हुआ था ना, इसको अर्थ का फर्स्ट समिट भी बोलते हैं, इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं हम लोग। और इस वाले समिट के अंदर, इस वाले कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है? अब अगली बात क्या है इसके अंदर कि ये जो कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ये जो समिट हुई थी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग फर्स्ट अर्थ समिट भी बोल रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट अर्थ समिट जो हुई थी, ये जो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तो ये हुई किस बारे में थी? है ना? ये इस बारे में हुई थी कि जो भी हमारे एनवायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, इनको ठीक करना और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इसलिए इस वाली मीटिंग को, इस वाले कॉन्फ्रेंस को किया गया था। कहां पर? ब्राजील के शहर के अंदर। ठीक है ना? अब होता क्या है कि देखो, इस वाली मीटिंग के अंदर एक रिजल्ट निकला। ये जो मीटिंग की गई थी ना, ये जो कॉन्फ्रेंस किया गया था, इस कॉन्फ्रेंस से एक रिजल्ट निकला। रिजल्ट क्या निकला? इसमें देखो पहली बात क्या की गई कि जो भी फॉरेस्ट, जो भी जंगल जिस भी देश के अंदर है ना, उन जंगलों का सस्टेनेबली तरीके से, यानी कि सतत तरीके से उसका यूज किया जाए। यानी कि उसको, जंगलों को इस तरीके से यूज किया जाए ताकि हम तो यूज कर सके और हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके। और यहाँ पर जंगलों को प्रोटेक्ट करने की बात भी की गई है, यानी कि जंगलों को सुरक्षा देने की बात भी इसके अंदर की गई थी। ये पहला रिजल्ट निकला था किसका? इस वाले कॉन्फ्रेंस का। पहली बात। दूसरी बात, इस वाले कॉन्फ्रेंस से एक वर्ड आता है क्या? एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 को इसके अंदर अपनाया गया था, इसके अंदर अडॉप्ट किया गया था इस वाले कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हाँ, अब हर देश क्या करेगा? हर देश इस वाले एजेंडा को अपनाएगा। ठीक है ना? क्यों भाई, क्यों अपनाएगा इस वाले इसको? ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है ना? अब एजेंडा 21 का मतलब क्या होता है? देखो, एजेंडा 21 का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का मैनिफेस्टो है, यानी कि एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ये मैनिफेस्टो है, या फिर मैं कहूं तो ये एक प्रकार का क्या है? ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब एक लिस्ट है। एक लिस्ट है, किसकी लिस्ट है? कि भाई जो भी एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम होती है ना, जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसकी एक लिस्ट है, किसकी? यही एजेंडा 21। और ये एजेंडा 21, ये जो आइडिया था, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो आया था, ये वर्ड कहां से आया था? ये आया था रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस से आया था। ठीक है? अब इसके बाद देखो, ये वाला हमारा हो चुका है पूरा। अब इसके बाद अगली हमारी हेडिंग कौन सी है? रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। देखो, रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है क्या? रिसोर्स का प्लानिंग करके यूज करना। अब देखो, हमारे देश के अंदर क्या है कि जो भी रिसोर्सेज है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि हमारे देश के अंदर सभी जगह एक जैसे रिसोर्स नहीं है। कहीं पर रिसोर्स ज्यादा है तो कहीं पर रिसोर्स कम है। ठीक है ना? अब भाई जहां पर रिसोर्स कम होंगे तो वहां के लोगों का डेवलपमेंट तो सही से नहीं हो पाएगा ना। ठीक है ना? और सभी जगह एक जैसे रिसोर्स भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर एयर रिसोर्स बहुत ज्यादा है भाई, खुली खुली जगह है, एयर रिसोर्स ज्यादा है। जबकि अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे पहाड़ी एरिया होगा जहां पर क्या है, जहां पर वाटर रिसोर्स ज्यादा है, वहां पर विंड, ये वहां पर क्या बोलते हैं, ये एयर रिसोर्स वगैरह या अदर जो भी रिसोर्स है वहां पर ये सारी चीजें ज्यादा नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, चाहे पहाड़ी एरिया हो, चाहे मैदानी एरिया हो, चाहे प्लेटू एरिया है ना, है तो सभी देश के लोग ना। तो हमें सभी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो सभी का डेवलपमेंट करने के लिए, सभी तक संसाधन, सभी तक रिसोर्स पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिसोर्स प्लानिंग बनाते हैं, है ना। तो रिसोर्स का प्लानिंग बनाकर यूज करना ही क्या कहलाता है? रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई।
अब देखो इंडिया में किस तरीके से रिसोर्स को प्लान किया जाता है, तो इसके लिए 3 स्टेप बताए गए हैं। पहले वाले स्टेप के अंदर हम लोग रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग मैपिंग करते हैं, यानी कि उस इलाके का मैप बनाते हैं जिस इलाके के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया है रिसोर्स को। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस रिसोर्स को मेजरमेंट करते हैं, यानी कि उसका मेजर करते हैं हम लोग, है ना। और मेजरमेंट करके ये पता लगाते हैं कि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कितनी है उस रिसोर्स की। ये पहले वाले स्टेप के अंदर हम लोग ये 3 चीजों को फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या है कि देखो रिसोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लेबर और इंस्टीट्यूशन, इन तीनों को तैयार करते हैं, ठीक है ना, उस रिसोर्स को निकालने के लिए। दूसरा स्टेप है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, तीसरे वाले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, जो रिसोर्स प्लानिंग हम लोगों ने बनाई थी उस रिसोर्स प्लानिंग को हम लोग नेशनल प्लानिंग के साथ में, यानी कि देश की योजना के साथ में हम लोग मैच करके कंपेयर करके देखते हैं कि भाई जो रिसोर्स प्लानिंग हमने बनाई है क्या वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए हमारी रिसोर्स हमारी नेशनल प्लानिंग से मैच खाती है कि नहीं खाती है, हमारे लिए डेवलपमेंट उससे होगा कि नहीं होगा। तो ये तीसरे वाले स्टेप के अंदर हम लोग करते हैं। तो इस 3 तरीके से हम लोग इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या है कि किसी भी देश के अंदर केवल जो रिसोर्स का होना ही डेवलपमेंट नहीं कहलाता है, बल्कि अगर किसी देश के अंदर अगर रिसोर्स होते हैं तो रिसोर्स होने के साथ साथ में उस देश के पास में टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के साथ साथ उस देश के अंदर पैसा भी होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कह सकते हैं, तभी उस देश के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि वहां डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। इतनी बात हो गई, चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अब देखो इस वाली हेडिंग के अंदर हम लोगों को बताया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है रिसोर्स को बचाना, उसका संरक्षण करना। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहली बात यहाँ पर क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मानव के विकास के लिए हम लोगों को रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत है। देखो होता है क्या है कि हमारे एनवायरमेंट में जो रिसोर्स है ना वो लिमिटेड है, चाहे पेट्रोल हो, कोयला हो, है ना, या फॉरेस्ट हो या वाटर हो, जो भी है, जितने भी रिसोर्स हैं सभी क्या है, लिमिटेड है। अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएंगे, और बिना रिसोर्स के हम इंसानों का, हम ह्यूमन का डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर है डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देश के विकास के लिए भी हम लोगों को रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत है। देखो क्या होता है कि रिसोर्स किसी भी देश को पावरफुल बनाते हैं, और अगर किसी देश के अंदर रिसोर्स अगर होते हैं तो उस रिसोर्स होने की वजह से ही उस देश के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा क्या है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से। देखो बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड, उनकी रोजी रोटी रिसोर्स पर ही डिपेंड होती है ना। अगर हम लोग रिसोर्स को नुकसान पहुंचाएंगे, जंगलों को काट देंगे, है ना, पानी को खत्म कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे देखो जो जिन लोगों की रोजी रोटी, जिन लोगों का लाइवलीहुड रिसोर्स पर डिपेंड है, उनका रोजी रोटी छिन जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ही हम लोगों को रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत है। अगला पॉइंट इसके अंदर हमारा क्या है, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो होता है क्या है कि हमारे एनवायरमेंट में जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, यानी कि जीव जंतु जितने भी होते हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या भाई, पेड़ पौधों पर डिपेंड कौन होते हैं, जितने भी वेजिटेरियन लिविंग बींग्स होते हैं वो सभी उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। इसी तरीके से जो उनके ऊपर डिपेंड कौन होते हैं, उन पे जो नॉन वेजिटेरियन जो लिविंग बींग्स होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो अगर हम लोग रिसोर्स को खत्म कर देंगे, जंगलों को काट देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। अगला इसके अंदर हमारा क्या है, एलिमिनेट पोल्यूशन। देखो क्या होता है कि रिसोर्स को बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिसोर्स यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो काफी हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या, CO2, ये एक प्रकार की हानिकारक गैस है, यानी कि एक हार्म गैस है ना। तो इसको काफी हद तक जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं।
तो इसलिए हम लोगों को रिसोर्स का कंजर्व करना जरूरी है। आगे हमारा क्या है, अगर हम लोगों को ग्लोबल क्राइसिस को अवॉइड करना है तो इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स को कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, चलते हैं बाकी की तरफ। अब देखो गांधी जी ने अपना एक विचार दिया था, अपना एक आइडिया दिया था किसके ऊपर, रिसोर्स को कंजर्व करने के ऊपर। देखो गांधी जी ने एक बात बोली थी क्या, कि हमारे देश के अंदर जो रिसोर्स है वो इनफ है, यानी कि काफी सारे हैं, और ये जो रिसोर्स हैं ये सभी लोगों के लिए भी हैं, लेकिन किसके लिए नहीं है, ग्रीडी पीपल के लिए नहीं है, लालची लोगों के लिए नहीं है। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो गांधी जी का कहना यह था कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे रिसोर्स है और वो रिसोर्स सभी लोगों के लिए लिखा है, लेकिन किसके लिए नहीं है, लालची लोगों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो लालची लोगों को जितना भी रिसोर्स दिया जाए उनके लिए वो उतना रिसोर्स भी कम पड़ता है। ठीक है ना, तो ये गांधी जी का विचार था रिसोर्स को कंजर्व करने को लेकर। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो आगे इसमें बताया हुआ लैंड रिसोर्स के बारे में और इंडिया के अंदर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहली बात अगर की जाए लैंड रिसोर्स की, तो लैंड रिसोर्स देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि देखो लैंड के ऊपर ही हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं और लैंड के ऊपर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, लैंड के ऊपर ही हम लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, और लैंड के ऊपर ही क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। तो इसीलिए लैंड रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। ठीक है, अब देखो अगर बात की जाए इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो देखो इंडिया में क्या है कि 43% जो लैंड है, जमीन है, वो कैसी जमीन है, वो प्लेन जमीन है। ठीक है, अब इस प्लेन जमीन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हैं इस 43% जमीन के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इंडिया में जो 30% जो जमीन है, उस 30% जमीन, वो जमीन कैसी है, वो माउंटेन जमीन है, यानी कि हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है। और इस पहाड़ी एरिया से बहुत सारी नदियां जो है, बहुत सारी रिवर जो क्या करती हैं, फ्लो होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए इंडिया में 27% जमीन ऐसी है जिसके ऊपर क्या है, प्लेट्यू बना हुआ है, और इस प्लेट्यू वाली जमीन के अंदर से हम लोगों को बहुत सारे मिनरल्स यानी कि खनिज वगैरह हो गए, है ना, और फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, इन सारी जमीनों से मिलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से इंडिया के अंदर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। तब आगे इसके अंदर बताया गया कि हम लोगों को लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि इंडिया में जो जमीनें हैं उस जमीन का किस किस तरीके से यूज हो रहा है और किस किस काम में यूज हो रहा है। पहली बात देखो, इंडिया के अंदर जमीन का यूज फॉरेस्ट के रूप में भी हो रहा है, यानी कि जंगलों के रूप में भी हो रहा है इंडिया के अंदर, पहली बात। दूसरी बात कि इंडिया के अंदर बहुत सारी जमीनें ऐसी भी हैं जिसका यूज कल्टीवेशन के रूप में नहीं होता है, बल्कि अदर काम में हो रहा है। या तो देखो, या तो वो जमीन बेकार है इसलिए उस जमीन के ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, या फिर उस जमीन के ऊपर सड़क वगैरह बना दी गई है, इस वजह से उस जमीन के ऊपर क्या हो रहा है, वो जमीन उस जमीन के ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। अब इसमें देखो पहला क्या है, बेरेन एंड वेस्टलैंड, यानी कि परती और बंजर भूमि, यानी कि बेकार भूमि, ऐसी जमीन जिसके ऊपर अगर हम लोग फर्टिलाइजर भी डालेंगे ना तब भी ये जमीन किसी काम की नहीं होगी, इसके ऊपर हम लोग कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या इसके अंदर, लैंड फॉर नॉट एग्रीकल्चर यूज। अब देखो बहुत सारी जमीनों को हम क्या करते हैं, रोड बना देते हैं, तो इसलिए वो जमीन एग्रीकल्चर के लायक नहीं बचती है। या फिर हम क्या करते हैं, हम रेलवे ट्रैक बिछा देते हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने की वजह से भी उस जमीन के ऊपर अब हम लोग क्या एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। या फिर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देते हैं, तो इसकी वजह से भी हम उस जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा क्या है, अगला इसके अंदर हमारा क्या, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि ऐसी जमीन जो अनकल्टिवेटेड है लेकिन अगर हम लोग उसके ऊपर फर्टिलाइजर का यूज करें तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर के काम में, कल्टीवेशन के काम में ले सकते हैं, है ना। अब ऐसी कौन कौन सी जमीन है, पहला ग्रेजिंग लैंड। देखो ये ग्रेजिंग लैंड वो जमीनें हैं जिसके ऊपर जो घास के मैदान होते हैं बड़े बड़े, और यहाँ पर जानवरों को चरने के लिए उनको ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, दूसरा हमारा कौन सा है, मिसलिनियस ट्रीज, यानी कि जंगली पेड़ पौधे। हमारे इंडिया में बहुत सारी जमीनें ऐसी भी है जहां पर बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे मिसलिनियस ट्री उगाए हैं वहां पर। अब इस मिसलिनियस ट्री की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब तो ये वो जमीन होती है जो होती तो बंजर है, लेकिन अगर हम लोग इस जमीन के ऊपर फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह अगर हम लोग यूज करें तो इस जमीन का हम लोग यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के काम के अंदर। ठीक है, ये तीन प्रकार हो गए। आगे हमारा क्या है, फेलो लैंड,
देखो फेलो लैंड उस जमीन को कहा जाता है जिसके ऊपर 1 साल तक या फिर 1 से लेकर 5 साल तक जिसके ऊपर खेती नहीं की जाती है, ऐसी जमीनों को फेलो लैंड कहते हैं। अब देखो इंडिया के अंदर 2 प्रकार की फेलो लैंड पाई जाती है, पहला करंट फेलो लैंड और दूसरा अदर देन करंट फेलो लैंड। अगर बात की जाए करंट फेलो लैंड की, तो ये वो जमीन होती है जिसके ऊपर मतलब जिसको कम से कम 1 साल के लिए जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है, इसके ऊपर खेती बाड़ी नहीं की जाती है। अच्छा, खाली क्यों छोड़ा जाता है? ताकि ये जमीन 1 साल के अंदर अंदर अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से बना सके। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? अदर देन करंट फेलो लैंड। अब ये देखो, ये ऐसी जमीन होती है जिसको कम से कम 1 साल के लिए या फिर कम से कम 5 साल के लिए इस जमीन के ऊपर खेती बाड़ी नहीं की जाती, इसको खाली छोड़ दिया जाता है ताकि ये जमीन जो है ना, ये दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को बना सके। ठीक है। इसके अलावा अगर आगे चले तो आगे हमारी कौन सी जमीन है? इसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। ये देखो, नेट सोन एरिया ये ऐसी जमीन होती है जिसके ऊपर कम से कम साल में एक बार, वन टाइम इसके ऊपर एग्रीकल्चर जरूर होता है। इसके ऊपर ये ऐसी जमीन होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगला हमारा कौन सा है? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ये ऐसी जमीन होती है जिसके ऊपर साल में कम से कम एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी इसके ऊपर खेती बाड़ी की जा सकती है जमीन के ऊपर। ठीक है। तो इस प्रकार से इंडिया के अंदर जमीन का, लैंड का यूटिलाइज किया जाता है। ये 6 प्रकार आपको मैंने 6 अलग अलग पॉइंट आपको मैंने इसके अंदर बताए हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। देखो इंडिया में जो जमीनें यूज हो रही हैं उसका पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न है उसका है, ठीक है ना, उसका प्रारूप क्या है, उसका पैटर्न क्या है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर पैटर्न की, तो इंडिया में टोटल अगर एरिया की बात की जाए तो इंडिया में टोटल एरिया कितना है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना टोटल एरिया हमारा। अभी इतने एरिया में से अगर आप देखेंगे तो 93% जमीन वो जमीन है जिसको हम लोगों ने मेजर कर लिया है, यानी कि इसके बारे में हम लोगों ने पता लगा लिया है कि ये जमीन कहाँ है और इस जमीन के ऊपर कितने पर प्लेट्यू है, कितने पर माउंटेन है, कितने पर प्लेन एरिया है, ये हमने पता लगा लिया है। लेकिन इसके अलावा अगर देखेंगे आप तो इंडिया में 7% जमीनें ऐसी भी हैं जिसके बारे में अभी तक हम लोग पता नहीं लगा पाए, इसको हम लोग मेजर नहीं कर पाए कि इसके ऊपर क्या काम होता है क्या नहीं होता, ये हम पता नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि देखो ये जमीनें क्या है, इसके ऊपर या तो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है या चाइना ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, इसीलिए इस जमीन के बारे में हम लोग पता नहीं लगा पाए। ठीक है। तो ये दूसरा पैटर्न हो गया, सॉरी तीसरा पैटर्न हो गया। अगर हम आगे चले तो आगे देखो, आगे वाले पॉइंट के अंदर बता रखा है हम लोगों को कि इंडिया के अंदर जो नेट जोन एरिया है ना, इंडिया के अंदर क्या है, जो नेट जोन एरिया है, जो आपको मैंने पीछे बताया था ना, जिसपे कम से कम साल में एक बार इसके ऊपर खेती बाड़ी जरूर की जाती है, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? नेट जोन एरिया बोलते हैं। तो इंडिया में जो नेट जोन एरिया है ना, ये कैसा है? इसके अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। वेरिएशन मतलब अंतर देखने को मिलते हैं इसके अंदर हमें। ये सभी जगह बराबर नहीं है नेट जोन एरिया इंडिया के अंदर। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, इसके अंदर पंजाब और हरियाणा, यहां पर 80% हमें नेट जोन एरिया देखने को मिलता है, यानी कि ऐसी जमीन देखने को मिलती है पंजाब और हरियाणा के अंदर 80%, जिसके ऊपर कम से कम एक बार साल में खेती बाड़ी जरूर की जाती है। ठीक है। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, है ना, ये ऐसे एरिया से, ये ऐसे स्टेट है इंडिया के जहां पर हमें 10% से भी कम नेट जोन एरिया देखने को मिलता है। तो हमें इंडिया के अंदर नेट जोन एरिया के अंदर काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या, इंडिया के अंदर जो लैंड का जो यूज हो रहा है उसका पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो इसके अलावा देखो इसमें एक डाटा बताया गया आपकी बुक के अंदर कि 1960 से लेकर 1961 तक हमारे इंडिया के अंदर 18.11% इंडिया के अंदर क्या थे? फॉरेस्ट हुआ करते थे, जो कि 2019 और 20 के दौरान बढ़कर कितने हो गए थे? ये बढ़कर 23.41% हो गए थे। देखो बढ़े तो हैं फॉरेस्ट, इंडिया में फॉरेस्ट बढ़ा तो है, लेकिन इतना फॉरेस्ट भी ज्यादा नहीं है। 23.41% जो है ना, ये इतना ज्यादा नहीं है, ये भी कमी एक तरीके से फॉरेस्ट जो है। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसने क्या बोला कि इसने बोला कि इंडिया के अंदर 33% फॉरेस्ट को लगाना मैंडेटरी कर दिया इसने, यानी कि कंपलसरी कर दिया इसने। अब देखो ये जो नेशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी जो है, इसको 1952 के अंदर इसको बनाया गया था। इसके तहत भारत के 33% भाग पर फॉरेस्ट को लगाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि 33% जमीन पर फॉरेस्ट लगाना जरूरी क्यों है? तो वो इसीलिए
ताकि हम लोग मेंटेन कर सके इकोलॉजिकल बैलेंस को, है ना। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है कि जो जंगल जो होता है, जो एनवायरनमेंट जो होता है ना, उस एनवायरनमेंट के अंदर सभी लिविंग बींग्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। पेड़ पौधों पर कौन डिपेंड होता है? शाकाहारी जीव यानी कि वेजिटेरियन जो जीव होते हैं वो डिपेंड होते हैं। और उन पे कौन डिपेंड होता है? उन पे नॉन वेजिटेरियन जो लिविंग बींग्स जो होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से ये मिलकर एक चेन बनाते हैं। लेकिन अगर हम लोग जंगलों को ही खत्म कर देंगे, अगर हम लोग फॉरेस्ट को ही खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए भी हमें 33% फॉरेस्ट को लगाना कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा क्या, इसके अंदर कि ट्राइबल और ह्यूमन लाइफ को कंजर्व करने के लिए, देखो क्या होता है, बहुत सारे ट्राइबल लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन यापन पूरा जंगलों पर ही डिपेंड होता है, फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होता है ना। उनकी रोजी रोटी, उनका रहना सहना सब कुछ जंगलों के अंदर ही होता है सब कुछ। तो अगर ऐसे में जंगल कम हो जाएंगे तो इन लोगों का मतलब, इन लोगों की जो क्या बोलते हैं एक अस्तित्व जो होता है इन लोगों का, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, ठीक है ना। और इन लोगों के बीच में एक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये लोग देखो अब जंगलों को छोड़कर बाहर की तरफ जब आएंगे तो ये लोग कुछ भी काम करने को मजबूर हो जाएंगे और कहीं पर भी रहने को मजबूर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए भी हमें जंगलों को लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो होता क्या है, जो पेड़ों की जो रूट्स होती है ना, जड़ें जो होती है पेड़ों की, ये मिट्टी को अंदर से जकड़ कर रखती है, पकड़ कर रखती है, ताकि मिट्टी आगे बहकर या फिर उड़कर ना जा पाए। अगर मिट्टी आगे की तरफ बहकर या उड़कर नहीं जाएगी तो उससे क्या होगा भाई, अगर किसी इलाके के अंदर फर्टाइल मिट्टी है तो उस इलाके की फर्टिलिटी बनी रहेगी। ये कब होगा? जब हम बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाएंगे। इसीलिए 33% पेड़ पौधों को लगाना मैंडेटरी है। आगे देखें, देखो फ्लड को अवॉइड करने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए भी हम लोग, मतलब खत्म तो नहीं, उसको कम करने के लिए, बाढ़ के इम्पैक्ट को, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए भी हम लोगों को क्या, पेड़ पौधों को लगाना जरूरी है। अब होता है क्या है, देखो पेड़ पौधे काफी हद तक बाढ़ के पानी को रोक कर रख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भी क्या है कि इसलिए 33% पेड़ पौधों को लगाना जरूरी है। आगे देखते हैं, पोल्यूशन को कम करने के लिए भी 33% पेड़ पौधों को, जंगलों को लगाना कंपलसरी है। क्यों? देखो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में जो भी पोल्यूशन होता है, खासकर अगर मैं बात करूं CO2 गैस की बात करूं, ये बहुत ही हानिकारक गैस है, बहुत ही गर्म गैस है, ठीक है ना। तो इससे बहुत ज्यादा क्या, इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहता है। तो इस प्रकार की गैस को क्या क्या होता है, पेड़ पौधे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और अपने अंदर से पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, O2 यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए भी हम लोगों को 33% पेड़ पौधों को लगाना कंपलसरी किया हुआ है। किसने? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने, जिसको कि 1952 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो आगे अगला टॉपिक हमारा इसके अंदर क्या है, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है क्या, कि लैंड का पॉल्यूटेड हो जाना, लैंड का पॉल्यूटेड हो जाना या फिर लैंड का अनफर्टाइल हो जाना ही क्या कहलाता है, लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। अब सवाल ये आता है यहाँ पर कि लैंड अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो उस लैंड डिग्रेडेशन के होने के पीछे कौन कौन से कॉजेस है, कौन कौन से कारण हैं। तो अगर कारणों की बात की जाए, इसका पहला कारण इसके अंदर क्या है, एक्सेसिव इरिगेशन, यानी कि जमीन की ज्यादा सिंचाई करना। अब इरिगेशन का मतलब होता है, सिंचाई का मतलब होता है क्या, कि अब अगर हम लोग खेतों में या जमीनों को अगर हम लोग ज्यादा पानी देते हैं ना, तो अगर वहां पर पानी भर जाता है, तो इस पानी भरने की वजह से क्या होता है कि जमीन की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, वो लेयर बहकर आगे की तरफ चली जाती है। पहले यहां थी वो लेयर, पहले वो लेयर यहां थी, लेकिन बहकर पानी भरने की वजह से बहकर वो लेयर आगे की तरफ चली गई। अब इससे क्या होगा भाई, सपोज करो कि जो लेयर बहकर आगे की तरफ गई है वो लेयर काफी फर्टाइल थी, तो जब वो यहां से वहां जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये पहला कारण है। दूसरा कारण इसके अंदर हमारा क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज। अगर हम लोग पेड़ पौधों को काटते हैं तो पेड़ पौधों को काटने की वजह से भी क्या होता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता, जमीन की अनफर्टिलिटी बनती है, यानी कि जमीन अनुपजाऊ बन जाती है। कैसे बन जाएगी? आपको मैंने पीछे बताया था ना कि पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, उसकी जड़ें जो होती हैं, वो जमीन को अंदर से पकड़ कर रखती हैं। उससे क्या होता है, जमीन जो मिट्टी जो होती है, मिट्टी आगे की तरफ खिसक भी नहीं पाती है और जमीन की फर्टिलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो इसलिए भी क्या है कि देखो, ये दूसरा कारण है कि पेड़ों को काटने की वजह से भी क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेशन होता है। ये दूसरा कारण है हमारा। अगला कारण हमारा क्या है, ओवर ग्रेजिंग। अगर हम लोग जमीन के ऊपर ज्यादा जानवरों को चराएंगे
तो उससे भी क्या होगा, उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। कैसे होता है, देखो अगर जानवर घास को खाएंगे तो घास के साथ साथ में मिट्टी भी बाहर आती है। तो मिट्टी बाहर आने की वजह से वो जमीन जो होती है वो जमीन अनफर्टाइल बन जाती है, ठीक है ना। तो ओवर ग्रेजिंग करने की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। ये तीसरा कारण हो गया। अगला कारण हमारा क्या है, पोल्यूशन एसिड रेन, यानी कि जो हम पोल्यूशन फैलाते हैं ना, उस पोल्यूशन से हमारे एनवायरमेंट में CO2, ये क्या बोलते हैं, CO2 क्या, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हमारे एनवायरमेंट में फैल जाता है। हमारे एनवायरमेंट में फैलने की वजह से ये क्या होता है कि फिर अब जब बारिश होती है ना, तो बारिश एसिड रेन के रूप में होती है। तो जब वो बारिश मिट्टी के ऊपर गिरती है तो उससे मिट्टी जो होती है ना, वो जो मिट्टी जो होती है, वो जमीन जो होती है, वो मिट्टी अनफर्टाइल बन जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। तो एसिड रेन भी क्या है, एसिड रेन भी एक कारण है, कॉज है किसका, लैंड डिग्रेडेशन का, ठीक है। अगला पॉइंट इसके अंदर हमारा क्या है, स्मोक फ्रॉम चिमनी। देखो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जगह जगह पर चिमनियां लगी हुई होती हैं। चिमनी मतलब जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, ठीक है ना। जब ये धुआं हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, और जब यही धुआं एटमॉस्फेयर में बारिश के रूप में नीचे आता, मतलब बारिश के साथ में नीचे आता है, या फिर यही धुआं जमकर जमीन पर जम जाता है। जब ये धुआं यहां से निकलता है, निकलने के बाद क्या होता है कि ये धुआं जमीन के ऊपर आकर जम जाता है। तो इससे भी क्या होता है, इससे जमीन पोल्यूटेड हो जाती है ना, और जमीन अनफर्टाइल बन जाती है। तो स्मोक फ्रॉम चिमनी ये भी एक कारण होता है किसका, लैंड डिग्रेडेशन का, ठीक है। इसके अलावा आगे हमारा क्या है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यानी कि कीटनाशक दवाइयों को यूज करना। देखो आपने देखा होगा कि लोग अपने खेतों के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ सके, ठीक है ना। लेकिन इससे होता क्या है, देखो इससे ये होता है कि जो जमीन जो होती है ना, लैंड जो होता है, लैंड पोल्यूटेड हो जाता है, और प्लस उसकी वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो अनफर्टाइल बनना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। लेकिन ये प्रॉब्लम है, हमें इसका सोल्यूशन देखना है। इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। इसको सोल्यूशन की बात की जाए तो इसके कुछ सजेशन है, सुझाव इसके कुछ। वो सुझाव क्या है, पहला प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधों को लगाना। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएंगे तो उससे क्या नहीं होगा, उससे लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। ये सजेशन, पहला सजेशन है। दूसरा हमारा क्या है, रिड्यूसिंग ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को कम करना। जो पहले हम लोग ओवर ग्रेजिंग कर रहे थे, अगर हम लोगों को लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है, कम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ग्रेजिंग को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अलावा तीसरा हमारा क्या है, कंट्रोलिंग पोल्यूशन। देखो अगर हम लोगों को लैंड डिग्रेडेशन को कम करना है तो उसके लिए हम लोगों को पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया तो उससे भी क्या होगा, उससे भी हमारी जो लैंड है, जमीन जो है, वो पोल्यूटेड नहीं होगी और वो अनफर्टाइल भी नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, चौथा पॉइंट इसके अंदर हमारा क्या है, लिमिटिंग इरिगेशन। भाई अभी तक जो हम लोग एक्सेसिव इरिगेशन कर रहे थे, यानी कि बहुत ज्यादा जो सिंचाई कर रहे थे जमीन के ऊपर, अगर हम लोग उसको लिमिट कर दें, पानी को बहुत बहुत कम लेवल पर अगर हम लोग पानी को खेतों में दें जितनी उसको नीड है, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी लैंड की फर्टिलिटी को बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और लैंड को अनफर्टाइल होने से रोका जा सकता है इससे, ठीक है। चलते हैं अपनी अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग हमारी यहाँ पर क्या है, सोइल रिसोर्स के बारे में। देखो सोइल होता है क्या है, हमारे लैंड का जो अपर मोस्ट पार्ट जो होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं। सोइल एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स होता है, ठीक है। और सोइल के अंदर हमें कई सारे ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं, यानी कि कई सारे जीव भी हमें सोइल के अंदर देखने को मिलते हैं, मिट्टी के अंदर, ठीक है। अब मिट्टी जो होती है, तो सोइल जो होता है ना, ये सोइल प्लांट के ग्रोथ में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा मददगार होता है। कौन, मिट्टी। इसके अलावा सोइल प्रोवाइड करता है किसको, सोइल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशमेंट को, प्रोवाइड करता है किसको, ऑर्गेनिज्म को। यानी कि जितने भी जीव होते हैं ना, उन सभी जीवों को ये पोषण प्रदान करता है, यानी कि न्यूट्रिशमेंट प्रदान करता है मिट्टी, ठीक है। ये थोड़ा सा मिट्टी के बारे में हो गया। अगर बात की जाए इंडिया के अंदर, देखो हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप की हमें मिट्टी देखने को मिलती है। मेन रूप से हमें इंडिया के अंदर 6 प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। पहले प्रकार की सोइल कौन सी है, एलोवियल सोइल। देखो ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी भारत के 40% पार्ट में पाई जाती है। इसके अलावा ये जो मिट्टी होती है एलोवियल सोइल जो है, ये गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर
इनके सेडिमेंट्स के द्वारा बहाकर लाई जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि ये जो मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है, और फर्टाइल होने की वजह से इस एरिया के आसपास जहां पर ये मिट्टी पाई जाती है वहां पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो मिट्टी है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इन नदियों के जो डेल्टा बने हुए हैं ये सभी डेल्टा भी इस एलुवियल सॉइल से ही बने हुए हैं। इसके अलावा ये जो मिट्टी है एलुवियल सॉइल, ये इसको टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं बांगर, दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं खादर। अगर बात की जाए बांगर और खादर की, देखो बांगर मिट्टी जो होती है, बांगर मिट्टी ओल्ड मिट्टी होती है, बांगर मिट्टी ओल्ड मिट्टी होती है, जबकि खादर न्यू मिट्टी होती है। ठीक है। इसके अलावा जो बांगर मिट्टी जो होती है ना ये कम फर्टाइल होती है, ये कैसी होती है, ये अनफर्टाइल होती है, जबकि अगर बात की जाए खादर मिट्टी की ये फर्टाइल मिट्टी होती है। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर बात की जाए बांगर मिट्टी की, तो बांगर मिट्टी ये कहां पाई जाती है, ये अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन, यानी कि बाढ़ वाले मैदानों से बहुत दूर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, बांगर मिट्टी। जबकि अगर खादर मिट्टी की बात की जाए तो खादर मिट्टी कहां पाई जाती है, नियर फ्लड प्लेन, यानी कि बाढ़ वाले मैदानों के पास में ये वाली मिट्टी पाई जाती है, खादर मिट्टी। ठीक है। इसके अलावा अगर इनके एरियाज की बात कर ली जाए कि ये मिट्टी कहां कहां पर पाई जाती है, देखो ये मिट्टी नॉर्दर्न प्लेन्स में और कोस्टल प्लेन्स में, यानी कि उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है, और कोस्टल प्लेन्स के अंदर यानी कि नदी के किनारों पर ये वाली मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। ठीक है। इसके अलावा इस मिट्टी के अंदर हम लोग वीट, राइस, शुगर केन एक्सेट्रा इस प्रकार की फसलों को इसके अंदर उगाते हैं हम लोग। ठीक है। इसके अलावा दूसरे प्रकार की मिट्टी कौन सी है, ब्लैक सॉइल। देखो ब्लैक सॉइल के अदर भी नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉटन सॉइल या फिर रेगड़ सॉइल। ठीक है। अब देखो ये जो मिट्टी बनती है, ये मिट्टी बनती कैसे है, देखो ये मिट्टी वोल्केनो से जो लावा निकलता है ना, उस लावा के जमीन पे आके ठंडा हो जाने से ये वाली मिट्टी बनती है ब्लैक सॉइल। ठीक है। अभी जो मिट्टी होती है, मिट्टी बहुत ज्यादा कैसी होती है, फाइन मिट्टी होती है, फाइन मतलब बारीक मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल जो होती है, और इस मिट्टी के अंदर पानी को अपने अंदर सोखने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। ये पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती है लंबे समय तक, ब्लैक सॉइल जो होती है। ठीक है। और ज्यादा गर्मी के मौसम में क्या होता है कि ये जो ब्लैक सॉइल जो होती है ना, इसके अंदर धीरे धीरे क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर दरारें आना शुरू हो जाती है इस मिट्टी के अंदर। कब, हॉट वेदर के अंदर, गर्म मौसम के अंदर। ठीक है। अब ये वाली जो मिट्टी होती है, मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये मिट्टी महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर, इन इलाकों के अंदर तो पाई जाती है। लेकिन खासकर अगर बात की जाए सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा ये मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। अब इस मिट्टी का यूज हम लोग कॉटन को ग्रो करने में, शुगर केन को ग्रो करने में, इस प्रकार की फसलों को ग्रो करने में इस प्रकार की मिट्टी का यूज करते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अगली हमारी मिट्टी कौन सी है, रेड एंड येलो सॉइल। देखो रेड एंड येलो सॉइल, ये मिट्टी उन इलाकों में पाई जाती है जहां पर रेनफॉल कम होता है, यानी कि जहां पर बारिश कम होती है। जिस इलाके के अंदर बारिश कम होती है वहां पर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, इस मिट्टी को देखो रेड सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मिट्टी के अंदर अमाउंट ऑफ आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहे की मात्रा इस मिट्टी के अंदर ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी हमें लाल दिखाई देती है। ठीक है। इसके अलावा देखो इस मिट्टी को येलो मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पानी में भीगने के बाद ये मिट्टी पीले कलर की हो जाती है, इसीलिए इस मिट्टी को येलो सॉइल भी इसको बोला जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि रेड एंड येलो सॉइल जो है, ये जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी इग्नियस रॉक के टूटने से बनती है, आग्नेय चट्टानों के टूटने से ये वाली मिट्टी बनती है। ठीक है। ये बात इसके बारे में हो गई। अब चलते हैं आगे की तरफ कि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी भारत के किन किन इलाकों में पाई जाती है। देखो अगर बात की जाए इस मिट्टी की, तो ये मिट्टी कहां पर पाई जाती है, मिट्टी ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में पाई जाती है। कहां पर, प्लेट्यू के, जो दक्कन का प्लेट्यू है ना इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र वाली साइड के अंदर, तो वहां पर हमें ईस्टर्न साइड और सदर्न साइड में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। और इसके अलावा ये मिट्टी हमें उड़ीसा के अंदर भी पाई जाती है और हमें छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये वाली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये कुछ इलाके हैं जहां पर हमें इस प्रकार की मिट्टी रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है। इसके अलावा अगली मिट्टी कौन सी हमारी, लेटराइट सॉइल। देखो लेटराइट सॉइल वहां पर पाई जाती है जहां पर बारिश ज्यादा होती है
जिस इलाके में ज्यादा बारिश होती है, हाई रेनफॉल होती है और हाई टेम्परेचर पाया जाता है। जिस भी एरिया के अंदर हाई रेनफॉल होती है और हाई टेम्परेचर पाया जाता है, उस इलाके के अंदर हमें इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखो ये मिट्टी वैसे तो अनफर्टाइल होती है, अनुपजाऊ होती है मिट्टी, लेकिन इस मिट्टी में हम लोग फर्टिलाइजर डालकर इसको हम लोग फर्टाइल बना सकते हैं। किसको? लेटराइट मिट्टी को। ठीक है। अब देखो इस मिट्टी का यूज हम लोग चाय पत्ती को उगाने में, टी को ग्रो करने में, कॉफी के लिए, रबड़ के लिए, कोकोनट के लिए इस प्रकार की मिट्टी का यूज किया जाता है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। ठीक है। अब देखो ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मिट्टी केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटक के अंदर, असम और उड़ीसा के अंदर पाई जाती है मिट्टी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? चलते आगे की तरफ। अगली मिट्टी कौन सी हमारी? डेजर्ट सोइल। देखो ये वो मिट्टी होती है जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, उस एरिया के अंदर हमें डेजर्ट सोइल देखने को मिलती है। और अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, इस वाली मिट्टी का जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसकी जो बनावट जो होती है वो सैंड की तरह होती है, बालू की तरह। किसकी तरह? बालू की तरह, है ना, रेते की तरह इस मिट्टी की स्ट्रक्चर होता है इस मिट्टी का। ठीक है। अब अगली बात अगर की जाए इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर सोल्ट का जो कंटेंट जो होता है ना, नमक जो होता है, नमक का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है इस वाली मिट्टी के अंदर, डेजर्ट सोइल के अंदर। ठीक है। अभी मिट्टी कहाँ कहाँ पर मिलेगी जहां पर डिजर्ट ज्यादा होगा? तो राजस्थान और गुजरात के कच्छ वाले एरिया के अंदर, गुजरात के कच्छ वाले एरिया के अंदर हमें डेजर्ट सोइल देखने को मिलता है। अगली सोइल हमारी कौन सी है? फॉरेस्ट सोइल। अब देखो अगर बात की जाए फॉरेस्ट सोइल की, तो ये वो उस एरिया में पाई जाती है, पहाड़ों के उस एरिया में पाई जाती है जहां पर हैवी रेनफॉल होती है, यानी कि जहां पर ज्यादा बारिश होती है, उस एरिया के अंदर हमें इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात कि वैली वाले एरिया के अंदर, यानी कि घाटी वाले एरिया के अंदर ये जो मिट्टी मिलती है ना, ये मिट्टी काफी स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब काफी चिकनी मिट्टी होती है, कहाँ पर? घाटी वाले एरिया के अंदर। जबकि अगर बात की जाए कहाँ पर, पहाड़ों के ऊपर की तरफ की बात की जाए, तो पहाड़ों के ऊपर ये वाली मिट्टी स्टोनी मिट्टी होती है, यानी कि कंकड़ वाली मिट्टी होती है। ठीक है। इसके अलावा ये जो मिट्टी होती है फॉरेस्ट सोइल, इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा होता है। इसका, इसके अंदर ह्यूमस की क्वांटिटी ज्यादा होती है इस वाली मिट्टी के अंदर। जबकि ह्यूमस के अलावा जो अदर सब्सटेंस जो होते हैं ना, उनकी क्वांटिटी कम होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कैल्शियम वगैरह, इस मिट्टी में कैल्शियम वगैरह कम पाया जाता है, जबकि इसके अंदर ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। अब देखो इस मिट्टी का यूज हम लोग किस किस काम के अंदर करते हैं, तो टी को ग्रो करने में, कॉफी को उगाने में, इस प्रकार की फसलों को उगाने में हम लोग फॉरेस्ट सॉइल का यूज करते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचा हुआ हमारा क्या? सोइल इरोजन और कंजर्वेशन। देखो आपको मैंने पीछे पढ़ा था ना, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ाया था कि कौन कौन से इसके कॉजेस हैं। उसमें से कुछ कॉजेस हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। देखो सोइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का खिसक जाना। सपोज करो कोई मिट्टी पहले यहाँ पर थी, वो मिट्टी बह कर या फिर उड़कर आगे की तरफ चली जाए। पहले कोई मिट्टी इस जगह पर थी, अब वो हवा के जरिए, एयर के जरिए, है ना, या फिर क्या हो, वाटर के जरिए वो मिट्टी यहां से फ्लो करके या फिर उड़कर वो मिट्टी आगे की तरफ अगर आ जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सोइल इरोजन बोलते हैं। तो इसके तो कई सारे कॉजेज, इसके भी कई सारे कॉजेज हो सकते हैं। पहला तो वही ओवर ग्रेजिंग। दूसरा क्या है? कटिंग ऑफ ट्री। और तीसरा क्या है? इरिगेशन, यानी कि ज्यादा इरिगेशन करना, ज्यादा सिंचाई करना। ठीक है। और चौथा इसके अंदर क्या हो सकता है? लैंड स्लाइड हो सकता है। लैंड स्लाइड की वजह से भी क्या होता है? सोइल इरोजन होता है। इसके अलावा माइनिंग हो सकता है इसके अंदर, यानी कि खनन कार्य हो सकता है इसके अंदर। अगर हम लोग जो माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग की वजह से भी क्या होता है? सोइल इरोजन होता है ना। अगर बात की जाए इसके कंजर्वेशन की बात की जाए, तो हमें वही सेम वही वाले पॉइंट इसके अंदर आएंगे कि हमें ग्रेजिंग को थोड़ा कम करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को ज्यादा लगाना पड़ेगा, इरिगेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, और खेतों को और जमीन, मतलब खेतों को, इंडस्ट्री को ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा जो लैंड स्लाइड एरिया से दूर हो। ठीक है ना। और हमें माइनिंग को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये क्या ये इसके कंजर्वेशन के कारण हो सकते हैं, किसके, सोइल इरोजन के। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब यहाँ आगे की तरफ आपको ये मैप दिया गया है, ये सोइल के बारे में कि मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी किस किस जगह पर मिलती है। देखो, जिस जगह पर आपको ग्रीन शेड दिया हुआ है ना इस मैप के अंदर, उस जगह पर आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोइल देखने को मिलती है, यानी कि पहाड़ी मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है ना। और इसके अलावा जहां पर आपको लाइट ग्रीन शेड दिया हुआ है, वहां पर आपको एलिवल सोइल देखने को मिलता है। पीछे आपको मैंने बताया था ना, कहां पर, नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन, इन जगहों पर आपको एलिवल सोइल देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर रेड सोइल की बात की जाए, तो रेड सोइल के बारे में आपको मैंने बताया था कि ईस्टर्न और सदर्न दक्कन प्लेट्यू हो गया, कौन सा, आपको मैंने पीछे बताया था ना, ईस्टर्न एंड सदर्न दक्कन प्लेट्यू। यहां पर हमें रेड सोइल देखने को मिलती है। और इसके अलावा उड़ीसा के अंदर भी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी हमें रेड एंड येलो सोइल देखने को मिलती है। अगर बात की जाए यहाँ पर ब्लैक सोइल की, तो जहां पर भी ग्रे शेड हुआ है वहां पर हमें ब्लैक सोइल देखने को मिलता है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, इन जगहों पर हमें बड़े लेवल पर हमें यहाँ पर ब्लैक सोइल देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर लेटराइट सोइल की बात की जाए, तो लेटराइट सोइल हमें केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर, उड़ीसा के अंदर, असम के अंदर, इन जगहों पर हमें लेटराइट सोइल देखने को मिलता है। जहां पर भी ये येलो ब्लू कलर का शेड हो रखा है ना, वहां पर हमें लेटराइट सोइल देखने को मिलता है। और लास्ट हमारा क्या है, एरिड सोइल, जिसको हम लोग डेजर्ट सोइल भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो जहां पर भी येलो शेड है, जैसे कि कहां पर, गुजरात के कच्छ वाले एरिया के अंदर और राजस्थान वाले एरिया के अंदर, इन जगहों पर हमें डेजर्ट सोइल देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। अब अगर आपको मेरे ये चैप्टर पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे शेयर कीजिए।